हेलो गाइस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते करते उसके आधे रास्ते में पहुंच गए तो आप वापस कभी मत लौटना, क्योंकि अगर आप वापस लौट गए तो हमेशा कायल कहलाओगे। और आप उस एग्ज़ाम को चाहे लास्ट में क्रॉस कर पाओ चाहे नहीं, लेकिन आप फाइटर कहलाओगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कायर हो या फाइटर हो। तो हम तो भाई फाइटर हैं, आप भी फाइटर हो, ठीक है। जो कायर है उनको कायर रहने दो, आप फाइटर बन के निकल लो भाई। फाइटर हमेशा इतिहास में फाइटर का नाम लिखा जाता है, कायर का नाम इतिहास से हमेशा मिटाया जाता है। तो उसी इतिहास को बनाने के लिए आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने आए हैं। तो आज हो गई है 4 फरवरी और आज दिन है शुक्रवार। तो एनालाइज करते हैं 4 फरवरी द हिंदू का न्यूज़पेपर। तो सबसे पहली खबर, शॉट्स फायर्ड एट ओवैसीज कार इन यूपी, वन अरेस्टेड। मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओवैसी जी पे हमला हुआ है, एक अरेस्ट कर लिया गया है और ये मेरठ से वापस जा रहे थे, तो ये दुखद खबर है। बिलो टू रेगुलराइजेशन प्ली ऑफ डीयू टीचर्स। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला गया है कि भाई जो वन टाइम एब्जॉर्प्शन है उसका जो यूजीसी है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि ये रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्प्रेरी या एड हॉक टीचर्स को करें, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन डिप्लोमेट्स टू बायकॉट बीजिंग गेम्स। बीजिंग गेम्स मतलब विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ विंटर ओलंपिक गेम्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स, ये मेजर इंटरनेशनल गेम होते हैं। मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यानी कि इसमें बहुत टाइप के खेल होते हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट होती है। और स्पेशली ये 4 साल में होते हैं। ओलंपिक है तो 4 साल में होगा ही होगा, ठीक है। और इसकी जो मेन खासियत होती है वो ये होती है कि जो भी इसमें स्पोर्ट्स होता है वो प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस, ऑन स्नो एंड आइस, यानी कि ये बर्फ़ पर सारे गेम होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है विंटर ओलंपिक्स की। जो आपके समर ओलंपिक्स होते हैं वो मतलब नॉर्मल वे में होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2022 के बीजिंग यानी कि चाइना में होने वाले हैं, चाइना में होने वाले हैं। दूसरी आपको पता होगा इसके जो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2026 में, ये इटली में होंगे। 2026 में कहाँ होंगे? ये इटली में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक खासियत देख लीजिएगा कि यूएस ने हर एक विंटर ओलंपिक में, हर एक विंटर ओलंपिक में कम से कम एक गोल्ड मेडल जीता है। किसने? यूएस ने। ये इसकी खासियत है, ठीक है। और जो भाई फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स की अगर आप बात करो तो कहाँ हुए थे वो? 1924 में, और वो हुए थे फ्रांस में 1924। और कहाँ हुए थे वो? हेल्ड फ्रांस में हेल्ड हुए थे। अगर थोड़ा सा समर ओलंपिक पर, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल गेम्स होते हैं, ये भी 4 साल बाद होते हैं। तो अगर इस बार की बात करें तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 48 रैंक थी, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता था, जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। 1 गोल्ड जीता था इंडिया ने, है ना। और उसके बाद इंडिया ने 2 सिल्वर जीते थे इंडिया ने, और भाई 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने। तो टोटल 7 जीते थे। और जो टॉप किया था वो यूएस ने किया था, टोटल 113 मेडल के साथ। टॉप किसने किया था? किसमें? समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। विंटर ओलंपिक तो शुरू होने वाले हैं, उसमें हम देखते रहेंगे कि क्या होता है। इसमें आप देखो, इंडिया डिप्लोमेट्स टू बाइकआउट बीजिंग गेम्स। क्यों बाइकआउट करें, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं हम न्यूज़ को। बाइकआउट इसलिए कराया, अगर आपको ध्यान हो तो, जो इंडिया में मई जून 2020 में इंडिया की गालवन वैली पे क्लैश हुआ था। अभी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। आज आर्टिकल आया है तो उसे वहाँ इंडिया चाइना रिलेशन वहाँ देखेंगे सही से। यहाँ बस इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता देता हूँ, वो क्या है। ये है कि जो वहाँ पे क्लैश हुआ था, तो जो चाइना की तरफ से कमांडर था, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, चाइना की आर्मी का नाम है, ठीक है। तो उनका जो कमांडर था, जो वहाँ पे जनरल कमांडर जो उसे हेड कर रहा था उनकी टीम को, अब वो जब विंटर ओलंपिक होंगे तो वहाँ पे टॉर्च बियरर, यानी कि जो आगे की मसाल टाइप होती है, उसे लेकर के चलेगा चाइना की तरफ से। तो भाई इंडिया के लिए बताओ, ये कोई खुशखबरी है? नहीं है ना। इंडिया को जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने बोल दिया भाई हम कोई नहीं जा रहे, हमारा कोई डिप्लोमेट नहीं आ रहा। इसका मतलब जाने का मतलब खिलाड़ी तो जाएगा। हमारे यहाँ से बस एक ही खिलाड़ी क्वालिफाई हुआ है, और जो स्क्वायर है, और उसका उनका नाम है, और अगर मैं उनके नाम की बात करूं तो उनका नाम इसमें दिया हुआ है, भी देख लेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उनका नाम है आरिफ खान, स्कायर आरिफ खान। जो क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं आरिफ खान, ठीक है। आरिफ खान वहाँ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इनका सपना है कि ये टॉप 30 में कम से कम
आ जाएं, ऐसा इनका सपना है, इस वक्त इनका सपना पूरा करें। तो ये आरिफ खान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इंडिया जो है क्यों नहीं जाता, है ना। अगर हम बाकी देश की बात कर लेते हैं कि भाई जा कौन कौन नहीं था, खाली इंडिया अकेला थोड़ी ऐसा होगा जो नहीं जाएगा। तो इंडिया तो इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो चाइनीज का पॉलिटिसाइजेशन, यानी बोल रहे हैं चाइना ने पॉलिटिसाइजेशन किया है गेम्स का, क्योंकि ये गालवान पीएलए के कमांडर को एज ए टॉर्च बियरर उतार रहा है। जो बाकी देश हैं उनके डिप्लोमेट्स क्यों नहीं जाते, जैसे यूएस हो गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कंसर्न थे जिनजियांग तिब्बत में, या बाकी इनकी अपनी यूएस का तो आपको पता ही है कि है ना, अब समझ जाओ आप, ठीक है। तो इनके अब जैसे ये हो गया, ये दो जैसे लिथुनिया, लैटविया, ये दोनों नेटो के मेंबर्स हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, है ना। तो यानी कि ये यूएस का कब्जा है, ये यूएस इन्फ्लुएंस्ड एरियाज हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये यूएस ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड में, ये दोनों देश क्वाड में हैं, ठीक है। अगर आप और ध्यान दो तो ये यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक नई ट्रीटी बनी थी ऑकस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो यानी कि यूएस इन्फ्लुएंस्ड एरिया आ जाए, और ये मान लीजिए रीजन इन्होंने दिया है ड्यू टू ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन जिनजियांग तिब्बत, है ना। ये ध्यान रखना जिनजियांग जो है वो चाइना का हिस्सा है, क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। और जो ऑस्ट्रिया स्टूडेंट है वो 2 क्यों नहीं जाते, ड्यू टू कोविड-19 प्रोटोकॉल। भाई जाएगा कौन, आप ये भी तो पूछ सकते हो। देखो पुतिन साहब आने वाले हैं जैसी न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ शायद इमरान खान आ सकता है ना। तो ये लोग आ सकते हैं, तो देखते हैं कौन कौन आता है। जो इंडिया का आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया के डिप्लोमेट्स क्यों नहीं जा रहे। इंडिया के डिप्लोमेट्स में एक और बात नोट कर लीजिएगा, दूरदर्शन जो है टीवी चैनल, वो इस खेल को दिखाता है, लेकिन उसने भी इस बार बोल दिया कि हम इसका लाइव प्रसारण नहीं करेंगे, लाइव इसे नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये इंडिया ने एक्शन लिया है, बहुत अच्छे एक्शन लिए, लेने चाहिए इंडिया के ऐसे एक्शन, क्योंकि ये ज़्यादा उछल रहा है चीन, है ना, हमें उसे गिराना है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगर आपको अगली न्यूज़ ध्यान दे रहे हो तो SC स्टेट हरियाणा जॉब कोटा फॉर लोकल्स। अगर इसमें मैं थोड़ी सी बात करूँ आपको, देखो पहले मैं थोड़ा सा बिल बता देता हूँ आपको क्या है कि ये जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल है, ये देखो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल, ये 2020 में आया था। इस बिल के मैं आपको कुछ प्रोविजंस, यानी कि इस बिल में क्या क्या दिया गया है वो चीज़ बता देता हूँ। इसने बोला है कि एवरी एम्प्लॉयर, यानी जो नौकरी देता है उसे 75% लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी पड़ेगी। वो हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, और जो उनकी सैलरी होनी चाहिए वो 50,000 से कम होनी चाहिए, है ना। उस केस में आपको 75% लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप जो एम्प्लॉयर है वो एक डिस्ट्रिक्ट का 10% कोटा रख सकता है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ज़िले से बस 10% लोग ही आएंगे। ये लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, ये लॉ सारी कंपनीज पे, ये लॉ सारी सोसाइटीज़ पे, ये लॉ सारी ट्रस्ट पे, है ना। यानी कि ये लगभग हर जगह लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस लॉ का अगर मैं, एक आपने नाम सुना होगा नेटिविज्म, ये लॉ वही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोकल लोगों को जॉब प्रोटेक्शन देने की मांग उठती है, चिल्लाते हैं वो हमें जॉब दो, ठीक है। तो अगर इसके बाद बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 और स्पेशल 19, ये 4 आर्टिकल हैं जो स्पेशली बात करते हैं। हालांकि जो कोर्ट ने वो आर्टिकल नंबर 16 की बात करी है, लेकिन हम चारों की बात करके चल लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 कहता है ना, प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 14 कहता है प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, विदाउट मतलब रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। आपको जन्म का स्थान नहीं देखना है कि कहाँ का है, आपको इक्वलिटी देनी है। अब आप ऐसे थोड़ी अच्छा तू मेरे देश से नहीं, तू मेरे शहर से, चल तू एक क्राइम कर दे, एक तुझे छूट है, जज साहब बोल रहे हैं, अच्छा तू मेरे शहर से नहीं है, तू क्राइम नहीं कर सकता, है ना। नहीं, तू क्राइम भी नहीं किया तो तुझे जेल में डाल देंगे। ऐसा होता है कभी भला? नहीं होता ना। तो यानी कि आपके बर्थ प्लेस का इरिस्पेक्टिव होता है, आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में आप सब समान हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर अगर हम 15 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 जो है वो बोलता है भाई किसी के भी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो यानी जन्म स्थान पर आपके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है भाई अगर आप किसी को जॉब दे रहे हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो आप जो है बर्थ प्लेस का
जो वो है यानी कि बर्थ प्लेस का आप कोई ग्राउंड नहीं मानोगे। ऐसा नहीं करोगे कि अच्छा तू मेरे यहाँ से है, चल तुझे नौकरी पहले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 तो भाई कहता ही है, आपको पता ही होगा। आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि सिटीजन जो है वो पूरे इंडिया में, सिटीजन जो है पूरे इंडिया में कहीं घूम सकते हैं और कहीं नौकरी कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। एरिया जो है वो अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखो, कोर्ट ने तो खाली आर्टिकल नंबर 16 दे दिया कि ये जी ये गलत है, आर्टिकल नंबर 16 का मतलब विरोध किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको थोड़ी सी और बात बताऊं तो जो रीजन है वो रीजन क्या है मैं बता देता हूं कि ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, हमें 75% दो, 70% दो। सबसे पहला रीजन तो होता है इसका वोट बैंक पॉलिटिक्स। सबसे पहला रीजन क्या होता है इसका? वोट बैंक पॉलिटिक्स। दूसरा होता है इसका इकोनॉमिक कंसर्न। इकोनॉमिक कंसर्न भाई, जिसके अपने जिले के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बाहर के जिले के लोगों को नौकरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक कंसर्न होता है। तीसरा क्या होता है? ये इंक्रीज इकोनॉमिक टैलेंट, यानी कि इकोनॉमिक टैलेंट को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। इकोनॉमिक टैलेंट का मतलब भाई जो अपने जिले के उनको सबको नौकरी मिल जाएगी तो आपकी जो जिले की, शहर की, देश की अर्थव्यवस्था है वो भी तो अपग्रेड होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब इसके आप नुकसान समझ लो। नुकसान क्या है भाई? मान लो उस जिले की जो वर्कर है वो स्किल्ड नहीं है उस मामले में। मान लो कहीं पे आपकी एक फैक्ट्री खुल गई, आप बोलो इस जिले के या इस मतलब शहर के या इस देश के राज्य के लोगों को नौकरी देनी है और ज़रूरी है कि वो स्किल्ड हो, है ना। अब आप एक चीज़ मान लो भाई, कोयल माइंस में अगर दिल्ली के लोगों को भेज दो, तुम दिल्ली के लोगों को भेज दो, है ना, कि भाई चलो तुम कोयल माइंस में काम करो, वो काम कर लेंगे? एक चीज़ बताओ, आप नहीं कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत सारी नुकसान देती हैं, बहुत सारे, यानी कि एक थोड़ा सा कब्जा हो जाता है, जो लोकल लोग हैं वो थोड़ा सा एक कब्जे टाइप भी करने लगते हैं। तो ये चीज़ें नुकसान में हैं, हालांकि फ़ायदा ज़्यादा है इसके, नुकसान भी बराबर से ही हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा में हुआ है। हरियाणा के जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने बोल दिया है कि ये लॉ जो है पास करते हैं हम, इस लॉ पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलते हैं आगे। समझ में आ गया कोटास फॉर लोकल। अब इसके आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नर रिटर्न्स नीट बिल टू असेंबली। तमिलनाडु गवर्नर ने, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली ने तमिलनाडु की ने एक नीट बिल दिया था कि भाई हम 10+2 के आधार पर, यानी कि 12वीं के नंबर के आधार पर आपको नौकरी, वो नीट में एडमिशन दे देंगे यूजी कोर्सेज में, ठीक है। अब लेकिन इसका ज़रूरी ये है कि गवर्नर ने बोल दिया कि गवर्नर ने वो बिल वापस कर दिया, बोला ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ अत्याचार है ये, ठीक है। ये देखो इन्होंने दिया है, ये देखो बाज ऑफ ओपिनियन। गवर्नर जो है, अभी मैं बताऊंगा गवर्नर बिल वापस कैसे कैसे कर सकता है। तो उसका जो ओपिनियन था वो ये था कि अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट स्पेशली रूरल यानी जो ग्रामीण और आर्थिक गरीब लोग हैं उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अब हम गवर्नर पर आ जाते हैं। ऐसा इन्होंने वापस कर दिया है और इसके बाद जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है भाई मिलो, सारी पार्टी के लोगों को मिलो और हम दोबारा से इस बिल को पास करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। आर्टिकल नंबर 200 अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आर्टिकल नंबर 200 में गवर्नर जो है किसी भी बिल को कंसेंट देता है। कंसेंट देने का मतलब पावर देता है, परमिशन देता है, साइन करता है अपने, ठीक है। कंसेंट का मतलब ये होता है ना। अब इसमें देखो असेंट जो होती है अगर गवर्नर दे दे, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर या जो भी है, अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर बिल कैसे पास करती है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पे। पहले मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास करा, ठीक है। अब वो बिल अगर वहाँ की काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो वो बिल जो है वहाँ की काउंसिल में जाएगा। अगर मान लो काउंसिल शुरू के 3 महीने अगर उस बिल को ना पास करे या शुरू के 3 महीने उस बिल को रोके रखे या उस बिल को 3 महीने बाद दोबारा से अमेंड करके भेजे, बोले भाई इसमें ये इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड कर लो, वो दोबारा किस पे आ जाएगा? स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ जाएगा, ठीक है। मैं देखो इधर लिख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक जिसमें होते हैं, और इसमें लिख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जिसमें एमएलसी होते हैं, ठीक है। समझते जाना मेरी बात को। ये हो गए एमएलए और ये हो गए एमएलसी, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया था, वो बिल पहुंच गया लेजिस्लेटिव काउंसिल पर, ठीक है। अब ये बिल को अपने पास रखेंगे 3 महीने। बिल को अपने पास मैक्सिमम कितने महीने रख सकते हैं? 3 महीने। या तो 3 महीने में ये वापस करके भेज दें भाई आप इसमें ये ऐड कर लो, इसमें ये घटा दो, तो ठीक है। 3 महीने बाद वो भेज देंगे किसके पास? दोबारा एमएलए के पास, है ना। अब एमएलए दोबारा इसे पास करके, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करके दोबारा इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे भेजेगी। अब जो मैक्सिमम टाइम वो रख सकते हैं इस बिल को, अब रख सकते हैं 1 महीने। 1 महीने में इन्हें पास करके भेजना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ 3 महीने में पास करके नहीं भेज सकते तो इसे दोबारा भेज
भेजना पड़ेगा, दोबारा रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। अब दोबारा में क्या होगा, अगर ये 1 महीने में से पास नहीं करके भेजते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेगी कि भाई ये वाला बिल जो है इन्होंने पास कर दिया, हमने मान लिया कि तुमने पास कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत बिल जाएगा गवर्नर के पास, ठीक है, बिल जाएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर की पावर सुन लो क्या क्या है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है। पहले तो वो बोल देगा चलो बिल को एसेंट मिल गई, यानी बिल जो है अब वो एक्ट बन गया, ठीक है। दूसरा, वो बिना बताए चुपचाप बिल को ना एक अपनी जेब में डाल लेगा, ठीक है, वो मतलब कुछ बोलेगा नहीं लेकिन उसे असेंट नहीं देगा, ठीक है। तीसरी पावर क्या है, वो बिल को रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए, बोलता है भाई देख मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं था प्रेसिडेंट साहब, तुम देख लो, अगर तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए तो मैं तो थोड़ा सा अनपढ़ आदमी हूँ, तुम देखो, है ना। और अगर जो चौथा बिल है, चौथी जो पावर है उसकी ये है कि वो जो बिल है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस भेज देगा, लेजिस्लेचर के पास वापस भेज देगा, बोलेगा भाई इसे दोबारा देखो, जैसा इस केस में हुआ है तमिलनाडु वाले केस में, ठीक है। तो इस केस में वापस बिल भेज दिया है। अब इसमें देखो गवर्नर की क्या क्या पावर, अब ये बिल को दोबारा उसी प्रोसेस से पास करेंगे, ठीक है, इस सेशन में, अगले सेशन में जब भी करेंगे। तो अब गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर के पास से दोबारा बिल भेजेंगे, या तो गवर्नर को असेंट देनी पड़ेगी, मजबूरी उसकी पहली जो पावर है ना, परमिशन देनी पड़ेगी, या दूसरी उसके पास एक अच्छी पावर है कि वो कह देगा अच्छा अच्छा बिल को वापस लौटा नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी पावर ये है, वो इसे बोल देगा भाई मैंने तो इसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख लिया, ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा बिल, अब प्रेसिडेंट साहब पावर देंगे, साहब यहाँ हो गया बिल खराब, खराब नहीं खराब, ठीक है। तो यहाँ हो गया बिल खराब। अब बिल की जो पावर है वो गई प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट या तो बिल को लौटा सकता है या पास कर सकता है, निश्चित रूप से, है ना। अब सुन लो, जब प्रेसिडेंट उस बिल को लौटाएगा, ठीक है, एक और चीज़ समझ लो कि जो बिल लौटाना है ना वो 6 महीने के अंदर लौटा देगा या जो भी पास कर देगा, लेकिन अगर लौटाना है तो, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को पास नहीं करते, वो उनके अपना स्वाधिकार है, दोबारा में भी अगर बिल उनके पास चला गया तो, लेजिस्लेटिव असेंबली का खाली, यहाँ मैं पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पार्लियामेंट में दोबारा बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट को बिल पास करना पड़ता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक का बिल अगर दोबारा पास गया है उनके पहले गवर्नर, और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसे पास ही करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही करता है खाली, उसने प्रेसिडेंट के लिए नहीं रखा गवर्नर, तो गवर्नर को दूसरी बार में बिल पास करना पड़ता है, एक्सेप्ट मनी बिल, जो उसे पहली बार में ही पास करना पड़ता है। और मनी बिल जो है उसे डिसाइड कौन करता है, स्पीकर या चेयरमैन एमएलसी का, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, गवर्नर की सारी पावर समझ में आ गई, बताओ आई कि नहीं आई, है ना। मेरे हिसाब से गवर्नर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें अच्छा, इसमें मैंने आपको नीट वाला मैटर बता दिया, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ आपके लिए बचा नहीं है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज की बात करें, इसमें अगले पेज पे नहीं अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स ओवरवर्कड, यानी इसमें बोला है कि एयर ट्रैफिक के जो कंट्रोलर हैं ओवरवर्कड है। मैं बता देता हूँ ओवरवर्कड इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि लगभग 19% जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। भाई अगर 19% पोस्ट खाली हैं, जो प्लेन है तुम्हारे वो तो उतने ही उड़ने वाले हैं। एक चीज़ समझो, अगर प्लेन उतने उड़ने वाले हैं तो आपको जो पायलट हैं या जो भी ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो उतने ही चाहिए। अगर भाई वो लोग उतने चाहिए तो एक बात तो उनको छुट्टी कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अगर उनको छुट्टी कम मिलेंगी तो वो अपने घर का ध्यान कैसे रखेंगे, जो महिलाएं वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। तो ये बात हुई है, इन्होंने बोला है कि उनके पास बहुत सारा काम है, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है ना, और जो महिलाएं वो अपने बच्चों को नहीं पाल पाती, तो इनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट देनी चाहिए, ये ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। एससी अर्जन सिद्धू रोड रेज केस, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सिद्धू का एक जो केस है वो अर्जेंट कर दिया, और जो उसकी अगली तारीख है वो 25 फरवरी रखी गई है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, सारी न्यूज़ आपके कंट्रोल में होगी। इसकी बात कर लेते हैं, सीरियन रेस्क्यू वर्कर्स एट द हाउस वेयर आईएस लीडर, इसे देख लेना, आईएस लीडर अबू इब्राहिम अल हसमी अल कुरैशी, है ना। ये कल यूएस की सेना गई थी सीरिया में, और उन्होंने वहाँ बॉम्ब, मतलब सीरिया ने इसे मार गिराया, उस बंदे ने खुद बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया घर में, और अभी लगभग 13 लाश मिल चुकी हैं, बाकी की रिसर्च चल रही है या हो गई होगी कंप्लीट, है ना। तो रेस्क्यू वर्कर जो है उन्होंने वो अब देखा है ना। तो ये यूएस के आगे न्यूज है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट तृणमूल स्टेगर फ्रॉम, कोई डिस्कशन नहीं करना है इस न्यूज़ पे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विजन आईएएस है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो देखो ये
पहली न्यूज़ देख लेते हैं इसमें क्या आती है। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, KNP एनालिसिस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ना पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब करके ही क्या फ़ायदा है ना। लेकिन मेरे हिसाब से आज मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा के आ रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ आपके साथ, है ना। तो वीडियो पसंद जरूर आनी चाहिए, बस आप भी साथ चलते रहो, पढ़ते रहो, जरूर अपने टारगेट को हम हिट करेंगे। जैसा कि मैंने कल बोला था, आप तो भाई मिसाइल हो ना, आप तो बस टारगेट, आप में तो फ्यूल भरना बाकी है, बाकी तो टारगेट हिट होना ही निश्चित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्कर्स लिविंग इन कंटेनर्स, NHRC आस्क गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। वर्कर्स जो है वो कंटेनर्स यानी जो ट्रक वाले कंटेनर होते हैं उनमें रहते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि भाई इस पर एक्शन लो, है ना। गवर्नमेंट जो एक्शन ले, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन्स के बारे में सोचती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। अगर इसके बाद बात हम करें बिलो टू रेगुलेशन प्ली ऑन ऑफ DU टीचर्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से DU टीचर्स आपके लिए, ये बस न्यूज है। SC डिक्लाइंस प्ली टू अलाउ आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी कि अभी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो नहीं होंगी ड्यू टू कोरोना पैंडमिक, ठीक है। DDMA मीट टुडे डिसीजन ऑन रीओपनिंग स्कूल्स टुडे लाइकली, चलो देख लेते हैं। राइट्स एक्यूज थ्रेटन्ड कंट्रीज यूनिटी, राइट मिस होता है आंदोलन, ठीक है। 2 more हेल्ड इन सादरा सेक्सुअल असॉल्ट केस, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं। ADMC आस्क डॉक्टर मैन हेल्ड फॉर हैरेसिंग DU प्रोफेसर, कोल्डेस्ट फरवरी डेज रहा था इन 19 ईयर्स, कल ठंड थी भाई। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, मैं आपको बता दूं राजनीति में भाई आपका मन बहुत लग सकता है, मजा बहुत आ सकता है, राजनीति मजे की चीज़ है, लेकिन बाद में दुख बहुत देती है ना। अभी न्यूज़ पढ़ोगे आप, करंट अफेयर सोचोगे कि इससे आएगी, अभी बताओ करंट अफेयर आएगी कि भाई अखिलेश और जयंत जो बुलंदशहर कब गए थे, बताओ कौन से पेपर में ये चीज़ आने वाली है, नहीं आने वाली ना, है ना। तो इससे जब तक ये CM नहीं बन जाता, जब तक इन्हें छोड़ दो, ठीक है। ये बने, योगी जी बने, जो भी बने, है ना, सबको छोड़ दो, बस आप अपने केस पे ध्यान देते रहो, आप अपने एग्जाम पे, अपनी GS पे ध्यान देते रहो। नीड टाइम टू कंसल्ट स्टेक होल्डर ऑन मैरिटल रेप, मैरिटल रेप पे बोला है कि अभी हमें टाइम चाहिए, सेंटर ने बोला है हम सबसे बात करेंगे, अपने ऑफिसर्स वगैरह से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, हम एवरी वुमेन का राइट सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो ये अभी मैं बता दूं आपको मैरिटल रेप क्या होता है। मैरिटल रेप हस्बैंड के द्वारा जो वाइफ के साथ रेप होता है उसे मैरिटल रेप बोलते हैं, लेकिन अभी तक ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता था। अगर वाइफ जो है वो 15 साल से ऊपर की और उसका आपके पास कंसेंट है ना। लेकिन जो कहते हैं ना नो मीन्स नो, ये जो एक लाइन सुनी होगी आपने, नो मीन्स नो, लेकिन भाई अगर उसने बोल दिया चलो अभी तो हाँ है ना, आप भी बोल दो ना ना में ही हाँ है, तो आपने सोच लिया अभी तो ना में हाँ है, बाद में बोला उसने मैंने तो नो मीन्स नो बोला था, तैने हाँ क्यों सोच लिया, है ना। तो ये दिक्कत है ना। तो इसमें के कोर्ट में केस चल रहा है, तो देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। तेजस्वी सीएम नीतीश ओवर केयर होम इंसिडेंट, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आपके लिए। अगली, कोर्ट टेल्स यंगस्टर टू काउंसलिंग ओवर क्लब हाउस केस, क्लब हाउस केस में देखो चैट रूम जो होते हैं उसने बोला है कि भाई आप क्लब हाउस काउंसलिंग में जाओ, है ना। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आपको जेल के अंदर या जेल के थ्रू एक काउंसलिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है। अभी आपको ध्यान हो तो एक गेमिंग था, मैं उसका नाम भूल गया, एक गेमर था, मतलब उसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बोल दिया था, है ना, कि ये तो ऐसे हैं ये वैसे हैं। तो उस बंदे को जब जेल में गया था तो वहाँ के लोगों ने काउंसलिंग दी थी, है ना, वहाँ के लोगों के थ्रू से काउंसलिंग दी गई थी। वहाँ के काउंसलिंग का मतलब था उसे वहाँ की कल्चर के बारे में, ठीक है, उसे वहाँ की सोसाइटी के बारे में स्पेशली बताया गया था, है ना। तो इससे उसकी समझ में भी आई और उसने बाद में सॉरी भी बोला। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब आपको देखो हमारे अंदर जो गैप होता है ना, सोसाइटी गैप जो होता है, वो सोसाइटी गैप का भरना बहुत ज़रूरी है, हमको हर एक चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सोसाइटी गैप को कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ आपको काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज, ट्राई कलर अनफर्ल्ड एट जिन्ना टावर, देखो ये जो जिन्ना टावर है ये गंटूर में है, ठीक है। और इसके बाद अगर जिन्ना टावर को जो कल एक तिरंगे से रंग दिया गया था, है ना, इसमें एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि कोई तिरंगा लेके जा रहा था। तो एक चीज़ बताओ भाई, तिरंगा किसी टावर पे फैलाना अपराध है क्या, है ना। लेकिन अगर आप उसे कम्युनल मतलब कम्युनल जो वे में चेंज करना चाह रहे हो तो वो अपराध है, यानी कि आप उसे धार्मिक भावनाएं आहत करने के संदर्भ में करना चाह रहे हो तो वो अपराध है। लेकिन तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है, और उसी के संदर्भ में जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। तमिलनाडु मूव्स एस्सिड स्टूडेंट डेथ केस, तमिलनाडु स्टूडेंट डेथ केस, मैनी प्रेफर वर्क ओवर फॉर बोट इन ओडिशा सेंटरलैंड, निश्चित रूप से यार बोट कम लोग डालते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई बोट सबको डालनी चाहिए। हाँ, इसमें बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ भीमसेन जोशी। मैं आपको भीमसेन जोशी के बारे में बता दूं तो इन्होंने इनका जन्म जो है
लगभग लगभग 1900 यानी 1924 के आसपास हुआ था, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2011 में इनकी डेथ हुई थी, है ना। और इनको भारत रत्न मिला था 2008 में। भारत रत्न मिला था इनको 2008 में। भारत रत्न जो मिला था 2008 में। मुझे इनका जन्म बस इसलिए याद है कि 24 जनवरी को अभी इनकी वो गई थी, मतलब 24 जनवरी को पिछले, है ना। तो ये गया था 24 जनवरी को, शायद इनकी मदर डेथ थी, है ना। जो भी था वो देख लेना आप, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 24 जनवरी को कुछ था। हाँ, 24 जनवरी को ये मरे थे, है ना, 2011 में। तो वो चीज़ आई थी। और ये जो फोर्थ इनकी अच्छा 100th एनिवर्सरी है, तो 4 फरवरी, यानी ये 4 फरवरी 1922 में पैदा हुए होंगे निश्चित रूप से, ठीक है, क्योंकि 100वीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। और 100वीं जन्म जयंती, अगर मैं किरण भीमसेन जोशी के बारे में बात करूं तो भारत रत्न इन्हें 2008 में मिल गया था। ये किरण घराना से बिलोंग करते हैं। किरण घराना मतलब होता है जहां आपकी गुरु शिष्य परंपरा शुरू रहती है, उसे बोलते हैं हम घराना, ठीक है। किरण घराना के जो फाउंडर हैं वो हैं अब्दुल वाहिद खान। किरण घराना के जो फाउंडर हैं वो हैं अब्दुल वाहिद खान, ठीक है। इसके जो फाउंडर है वो हैं अब्दुल वाहिद खान, ठीक है। और ये स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत विश्वास करते थे, यानी कि अगर इन्हें मैं बोलूँ, इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है। ये भीमसेन जोशी के बारे में था, जो 3-4 स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से 1-2 स्टेटमेंट आ सकता है। आपको मज़े की चीज़ बता दूं यहाँ पे, अगर आप इससे पूरा पढ़ना चाहो तो जो इनके पिताजी थे, कहाँ गए इनके पिताजी, अच्छा, इनके पिताजी के 16, इनके पिताजी जो है, मतलब पिताजी के जो बच्चे थे वो 16 बच्चे थे, और 16 में ये छोटे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। और यंगस्टर और वगैरह इन सबको इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने 2 प्लेस भाग्यश्री और परिवर्तन में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो आप भी चलोगे साथ में, ठीक है। आप हिंदू एनालिसिस को बड़े आराम से देख रहे हो, मज़े से देख रहे हो। सिल्वर लाइन हैज एन प्रिंसिपल नोड क्लेम्स केरला फाइनेंस मिनिस्टर। जो केरल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि सिल्वर लाइन जो है उसे प्रिंसिपल नोड मिल गया है। प्रिंसिपल नोड का मतलब है प्रिंसिपल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना, एनओसी टाइप होता है ये। सिल्वर लाइन में बार बार बता चुका हूँ भाई, केरला के बीच के 2 शहरों के या जिलों बोल दो आप, उनके बीच की रेलवे लाइन है ये सिल्वर लाइन, ठीक है। सिल्वर लाइन इशू क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे एनवायरनमेंट क्लियरेंस के संदर्भ में आ रही है कि हाँ भाई यहाँ से इतने पेड़ कटेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा, वहाँ की अपोजिशन पार्टी ये बोल दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इस पर आंदोलन सा चल रहा है। तो आप ध्यान रखना, केरला रेलवे प्रोजेक्ट में अगर कहीं सिल्वर लाइन आए तो भाई वो सीधे सीधे केरला के 2 जिलों को वो जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बीएमसी बजट फोकस ऑन हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं एडिटोरियल पेज पर, तो एडिटोरियल पेज हम डिस्कस करेंगे अगर आप भी चाहोगे तो। विंटर इज हेयर, देखो इसमें मैं 2 चीज़ एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये वाला विंटर इज हेयर, और ए वोडर मूव दैट विल ओनली बॉल्स्टर चाइना, ठीक है। तो पहले मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ। विंटर इज हेयर आपको पता पड़ गई होगी, मैंने बता दिया है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो वो था, यानी कि टॉर्च बेरर है चाइना की तरफ से, वो गलवान वैली में जो अटैक हुआ था उसका एक कमांडर रहेगा। तो इंडिया के लिए ये बहुत दुख की बात है, और चाइना के लिए भी ये बहुत शर्म की बात है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है ना। और इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। इसमें जो है बस ये है कि भाई हमारा जो ऑफिशियल बायकॉट होगा गेम में, बस हमारे जो स्काई आरिफ खान है वो प्लेयर हैं वो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको विंटर ओलंपिक के बारे में बता दिया है, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करूं मैं तो इसमें ब्रेवरी ऑफ, अच्छा उन्होंने बोला है कि हाँ ये ब्रेवरी ऑफ पीएलए ट्रूप्स थी, चाइना ने बोला है। पीएलए यानी पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो चाइना की आर्मी होती है, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं बात करूं तो जो ऑफिशियल ओलंपिक मोटो, यहाँ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। विद हाउ द यूएस हैंडल द पेंडेमिक लास्ट ईयर, आईओ एडेड बर्ड टुगेदर टू ऑफिशियल ओलंपिक मोटो। अब ओलंपिक मोटो जो ऑफिशियल का फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर एंड टूगेदर, ये ध्यान रख लेना 4 चीज़, फास्टर, हाइयर, स्ट्रोंगर एंड टूगेदर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, चाइना इशू की बात कर लेते हैं। देखो इसे हम एक एक लाइन से समझेंगे। लाइन से क्यों समझेंगे, चाइना की असलियत बताऊंगा इसमें। इन्होंने सुशांत सिंह है ये बहुत अच्छी चाइना की असलियत बताई है, मुझे भी आज ही पता पड़ी है ना।
तो देख लेते हैं। आफ्टर द 1962 साइनो इंडिया वार, आपको पता है 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था। साइनो मतलब चाइना होता है ना। इंडियन आर्मी जो है वो लगभग उसकी 190 जो बॉडी हैं वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर चाइनीज टेरिटरी में पड़े थे 1960 में, ठीक है, जो 1960 में क्लेम की गई थी लद्दाख में। अब क्या हुआ भाई, जो मतलब पड़े थे तो बॉडी हमको वापस लानी थी, हमारे सैनिक शहीद हुए थे, है ना। तो उसके लिए फॉलन सोल्जर्स बार थ्रो म्यूचुअल कंसेंट ये था कि आपको सैनिकों के जो शहीद पार्थिव शव हैं वो वापस दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये मिलिट्री प्रैक्टिस है। और ऐसा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने लिखा कि भाई हमको, चाइनीज को लिखा कि हमको 1963 में हमको वो सब वापस दो, है ना। लेकिन चाइना ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम सब वापस नहीं दे रहे, और हमने जो है उन सबको सही से दफना दिया, ठीक है। और हम जो है अब इंडियन पार्टीज को या इस डिस्प्यूटेड एरियाज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा सब थे वो जलाए गए थे, है ना, उनका दाह संस्कार किया गया था। अब इसके बाद फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दोबारा लिखा कि भाई जब दाह संस्कार किया गया तो हमें एसिस तो दे दो, यानी कि उनकी जो अंतिम विभूति होती है वो तो दे दो, अंतिम भूति जो भी है ना। तो इंडियन रेड क्रॉस को वो दे दी गई थी, ठीक है। अब दी गई तो जब इंडियन रेड क्रॉस ने रिप्रेजेंटेटिव भेजे इंडिया के, यानी जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो चाइना ने भाई साहब अरेंजमेंट ही कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद ये मतलब चाइना ने ऐसी छोटी छोटी ओछी हरकत बोलूँगा मैं इन्हें, है ना। और उसके बाद फिर 16 सितंबर 1963 को चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि ये जो इंडियन है ये इस टेरिटरी में हमारे में आने का क्लेम कर रहे हैं और ये अपने देश के लिए शहीद नहीं हुए थे। इसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने क्या बोला है नालायकों ने, है ना। इन्होंने बोला है कि हु डाइड एट देयर पोस्ट इन लद्दाख वर इन्वेडर्स, यानी कि वो एक घुसपैठिए थे, है ना। तो यार मतलब जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद नहीं हुए वो घुसपैठिए थे, हमारी ज़मीन पे आके शहीद हुए, है ना। तो ये एक हिंदी फिल्म भी आई थी हकीकत, उसके बारे में है। तो ये ऐसा चाइना ने बोला था। अच्छा, ये इशू जब से चल रहा है। अब उसके बाद अगर डे लिंकिंग डेप्सांग, अभी जब नई नई मीटिंग हुई थी तो जनरल एम नारवाने जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उन्होंने बोला है कि भाई हमारे 6 फ्रिक्शन पॉइंट होते हैं, 6 फ्रिक्शन पॉइंट होते हैं, उसमें से हमारे 5 फ्रिक्शन पॉइंट जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। फ्रिक्शन पॉइंट मतलब जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रिक्शन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा फ्रिक्शन पॉइंट कौन कौन से होते हैं। अगर ये आ जाए तो ठीक है, ये आ गया। देखो ये हैं फ्रिक्शन पॉइंट, मैं आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ, अभी आप नाम समझ जाओगे। ये तो है यहाँ पे साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, ये पेंगोंग सो लेक है जिसका साउथ बैंक यहाँ पे है, ठीक है। ये है ना। इसमें क्या हुआ था, आर्टिलरी गन्स सोल्जर्स कंप्लीटेड नॉर्थ एंड साउथ बैंक आए थे, यहाँ डिसएंगेजमेंट हुई थी। फिर जो नॉर्थ बैंक है जिसे आप फिंगर फोर बोलते हो वो ये रही, नॉर्थ बैंक जो है पेंगोंग सो लेक का ये रहा, है ना। ये यहाँ पे आपको नीला नीला जो दिख रहा होगा ये पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप गोगरा सुना होगा आपने, गोगरा, तो गोगरा यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो PP-17A इनकी नाम होते हैं, मतलब जो इनका एरिया होता है ना। तो उसमें स्टैंड ऑफ जो हुआ था वो यहाँ हुआ था 2020 में। और हॉट स्प्रिंग भी यहीं पे है, जिसमें मतलब हॉट स्प्रिंग और गोगरा पास है, लेकिन ध्यान रखना हॉट स्प्रिंग थोड़ा ऊपर है और गोगरा थोड़ा नीचे है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो उसके बाद जो तिब्बतियन जियांग हाईवे, तिब्बत जिनजियांग हाईवे जो है वो G219 देखो ये हाईवे जो जा रहा है ये इसका हाईवे है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं आपको बात करूं तो वाई जंक्शन मतलब जो ऐसे रास्ते बनते हैं उसे हम वाई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, वाई शेप में जो बनते हैं। तो वाई जंक्शन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है ना। इसके बाद अगर मैं दौलत बेग ओल्डी रोड की बात करूँ, आपने दौलत बेग ओल्डी DBO रोड सुना होगा, है ना। इंडिया जो है वो दौलत बेग ओल्डी रोड यहाँ पे। काराकोरम पास अगर आपको दिख रहा हो तो ये रहा काराकोरम पास, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो हाइट जो है काराकोरम पास के 18,176 फीट है, और DBO जो दौलत बेग ओल्डी रोड है उसकी हाइट जो है वो 16,700 फीट है। और गैल्वन वैली ये रही, ठीक है, गैल्वन वैली ये रही। ये एक्साई चीन का हिस्सा है जो चाइना पाकिस्तान कब्जा ही करे रखे हैं, तो हमारा ही, ठीक है ना। बस तो ये मेरे हिसाब से ये लद्दाख का एरिया, ये लद्दाख का एरिया, ठीक है। और तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, है ना। तो यहाँ पे सारा डिस्प्यूट चल रहा है, जो 6 एरियाज है वो आपने देख लिए होंगे। अब इसमें से जो डेप्सांग की बात आ रही है वो ये है कि भाई इसे हमने छोड़ दिया है, यानी कि बस यही बचा है। फ्रिक्शन पॉइंट ये है डेप्सांग, गैल्वन, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, नॉर्थ बैंकॉक, पेंगोंग सो, कैलाश रेंज और डैम चौक, है ना। ये मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो बात कर रहे हैं फ्रिक्शन पॉइंट जो वो रिजॉल्व हो गया है। अब इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जो हॉट स्प्रिंग है, यानी कि PP-15 जो हॉट स्प्रिंग मैंने दिखाई थी आपको, है ना, गैल्वन वैली के नीचे, वो ये बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज से हमारी बात हुई है और हमने ये एरिया को, अगर डेप्सांग एरिया को छोड़ दें तो ये बाकी एरिया हमने रिजॉल्व कर लिया है। बहुत दुख की बात है, कि दुख की बात इसलिए कि रिजॉल्व सच में हुआ नहीं है, वो कब्जा करे हुए हैं, हमारी टेरिटरी को आने नहीं दे रहे। बस यही है कि इन जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है
कि भाई जल्दी से हम इस क्राइसिस को बस अभी एंड दिखा दें, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंसिक्वेंस होने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो सांची हैं वो बोल रहे हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है ना। इसके बाद अगर बात करें तो डेप्सांग जो है, इसमें डेप्सांग का थोड़े से बारे में बताया गया कि डेप्सांग एरिया क्या है। तो वो एनक्लेव ऑफ फ्लैट टेरेन लोकेटेड इन एन एरिया ऑफ क्लासिफाइड सब सेक्टर नॉर्थ, यानी सब सेक्टर नॉर्थ उनका एक नाम होता है उनकी आर्मी के स्पेशली, है ना। ये काराकोरम पास से लैंड अक्रॉस सेंट्रल एशिया थ्रू काराकोरम पास जो दिखाया था मैंने वहीं पे है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए फ्यू किलोमीटर ऑफ दौलत बेग ओल्डी भी वही है। चाइनीज आर्मी ने ब्लॉक कर दिया है इंडियन पेट्रोल को सिंस 2020 एट ए प्लेस बाई जंक्शन। बाई जंक्शन मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब वहाँ पे अभी भी इंडिया के जो पेट्रोल आर्मी है वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है। वाई जंक्शन क्या है? वाई जंक्शन जो है 18 किलोमीटर इंडियन साइड की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। इंडियन साइड की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वाई जंक्शन, और वहाँ पे भी ये चाइनीज जो है हंगामा करे हुए है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में बस इन्होंने इतना ही इंपॉर्टेंट दिया था, जो लास्ट में फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया है ना। डेप्सांग्स इंपॉर्टेंस और देख लो इसकी क्या है कि भाई यहाँ पे सेल्फ मोस्ट वल्नरेबल इन लद्दाख है ये, ठीक है। मेजर चाइनीज चैलेंज यहीं पे आते हैं, है ना। और इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ, दौलत बेग ओल्डी रोड यहीं पे है जो सीधे हमें एक्साइज चेन पे पहुँचाता है, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ आपकी, तो कम्युनिकेशन एक्सेस भी यहीं से होती है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एसएसएन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो एसएसएन को, यानी कि जो पीएलए आर्मी है, चाइना की आर्मी है, उसे बहुत कब्जा करने की कोशिश कर रही है। एसएसएन जो है वो ईस्ट ऑफ सिया चीन है, ध्यान रखना। एसएसएन जो है वो ईस्ट ऑफ सिया चीन है, ठीक है। अगर इसके बारे में मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अगर इसके बारे में हम और ऊपर चलें, फिर थोड़ा सा ऊपर चलें, तो ये देखते हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान चाइना, है ना। अभी पाकिस्तान चाइना पर राहुल गांधी ने बयान दिया है, तो देखते हैं उसका भी क्या जवाब आता है, ठीक है। डेंजर ऑफ डीलिंकिंग अगर डेस्पांग को हम करंट क्राइसिस बॉर्डर से डीलिंक कर दें तो ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की क्या पॉलिसी रहने वाली है, उनकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहने वाली है। अगली आर्टिकल पे चलते हैं हम। ए डिसजॉइंटेड रेस्पॉन्स का मतलब आधा किधर आधा किधर, क्या हुआ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्चुअल एसेट होते हैं, यानी जो वर्चुअल ट्रांसफर होता है, उस पर अब आपके प्रॉफिट में 30% टैक्स लगेगा। मैं बता देता हूँ आपको कैसे। मान लो आपने एक स्कूल का डाटा तैयार किया, डाटा तैयार हुआ आपको 1500 रुपये में, ठीक है। आपने वो डाटा किसी को बेच दिया 10,000 रुपये में, है ना। तो आपको जो फायदा हुआ 8,500 का, उस पर आपको 30% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। और 1% और डिडक्शन उसका अलग से किसी चीज़ में होगा, जो बोल रहे हैं टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय बायर्स, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाले हैं। केसेस ऑफ मेघालय कोविड-19 रिलीफ पैकेज, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है कोविड-19 रिलीफ पैकेज को। तो इसके बाद हमें अगली न्यूज़ पर चलना चाहिए। डज द बजट डिलीवर ऑन रिफॉर्म्स, यानी क्या बजट जो है वो उसने रिफॉर्म पे ध्यान दिया है। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, बजट ने रिफॉर्म पे ध्यान दिया नहीं दिया, इसमें जो मेन बात है वो ये है भाई, मैक्सिमम गवर्नेंस या क्या है ये, एक बार देख लेते हैं इसे, है ना। ये है आपका मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, यही है मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस हो लेकिन गवर्नमेंट का रोल कम हो। तो क्या बजट में ऐसा है? तो इसमें दो हैं, ये संजीव आहलूवालिया और दूसरे जो हैं वो हैं श्रुति राजगोपालन, है ना। तो संजीव आहलूवालिया ने बोला है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फोकस कर दी है, और जो श्रुति हैं उन्होंने बोला है नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना। सरकार जो है मिनिमम गवर्नमेंट, उसका काम ये होना चाहिए था कि भाई आप हॉस्पिटल्स पे ध्यान दो, स्कूल्स पे ध्यान दो, लेकिन सरकार जो उन पे ध्यान दे नहीं रही, वो प्राइवेटाइज करने की ओर है ना। प्राइवेटाइज तो कर दिया, लेकिन जो पब्लिक नीड्स हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पब्लिक नीड्स पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो सरकार आपको ध्यान नहीं दे रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस आर्टिकल का जो मेन मतलब उद्देश्य वो यही था। बाकी आप रिफॉर्म बजट मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, बजट के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, बजट की आप वीडियो देख सकते हैं बजट की, ठीक है। डिटेलिंग वीडियो, अगर आपने कभी बजट समझा भी नहीं है तो उससे आपको बजट समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है अब।
बीजेपी कीप्स अप अटैक ऑन राहुल, मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं लगती। राहुल ने बोला है वो गरीब हिंदुस्तान अमीर हिंदुस्तान, मैंने आपको बता दिया था, कल भी बताया था ये क्या होता है ना। इसका गरीब हिंदुस्तान मतलब ये है कि भाई आपके जो लास्ट के 50% लोग हैं पुअर पीपल, उनके पास 1% धन है, और जो शुरू के 10% लोग हैं उनके पास 50% धन है ना। तो ये थोड़ा सा 57% है, बल्कि 50% से भी ज़्यादा। तो ये दो हिंदुस्तान की बात करी है इन्होंने, और मुझे नहीं लगता अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलें तो दोबारा से वही पॉलिटिकल न्यूज है। यूपी वोटर्स मस्ट पनिश बीजेपी फॉर बीटिंग फार्मर्स, संयुक्त किसान मोर्चा। ये कांग्रेस 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 वोट जिसको भी देनी है भाई वोट जरूर दे देना आप, ठीक है। और इंडिया एयर ट्रैफिक वर्कर्स ओवरफिल्ड, मैंने आपको बता दिया, फिल वैकेंसीज करो। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस, और नेक्स्ट पेज को देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं KNP एनालिसिस, है ना। तो WHO साइट्स जो है उसने इंडिया का मैप जो है विदाउट जम्मू एंड कश्मीर दिखाया है, और ये एक इशू बन चुका है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के MP का कहना है कि जो उन्होंने COVID-19 वेबसाइट है वो मैप को इंडिया के जम्मू कश्मीर के बिना दिखा रही है, और S जयशंकर जी को इसका नोट लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये खराब बात है, और देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो बाकी ये है कि उनका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। चाइना के WHO हालांकि चाइना के इतने सपोर्ट में है नहीं, है ना। थर्ड वेव सो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यंगर्स इन पेशेंट्स, यानी सबसे ज़्यादा जो बीमारी हुई है थर्ड वेव वो यंग लोगों को ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो भाई वैक्सीन ले लो जिसने वैक्सीन नहीं ली, और इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ दिया हुआ है। स्कूल रीओपनिंग डिसाइड हो गई है आज। बंगाल सिविक बॉडी पोल्स, आपको ध्यान हो तो हाँ, कल हम गवर्नर जब डिस्कस कर रहे थे तो एक ये बात आई थी कि जो गवर्नर है वो उसके जो सिविक्स पोल है उनकी परमिशन नहीं दे रहा, यानी कि जो उनके नगर पंचायती चुनाव होते हैं, लेकिन अब जो परमिशन मिल गई है 27 फरवरी को चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू पोस्टपोन गेट एग्जाम, भाई जो भी अगर गेट एग्जाम दे रहे हैं तो उनका गेट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है, हालांकि गेट एग्जाम वाले यहाँ आएंगे क्यों। नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 सेट फॉर लॉन्च इन अगस्त। हम चंद्रयान 3 पर थोड़ी सी अगर बात कर लें तो देखो चंद्रयान 3 जो है मार्स के यानी कि मंगल ग्रह के, यानी कि चंद्रमा पे, मंगल ग्रह के नहीं सॉरी, चंद्रमा पे, है ना, साउथ एरिया में वो जाने वाला है, साउथ हेमिस्फीयर में जाने वाला है। साउथ हेमिस्फीयर में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि साउथ हेमिस्फीयर में देखो, ये जैसे मान लो चंद्रमा है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम है, ये साउथ हेमिस्फीयर में काला काला हिस्सा ज़्यादा है थोड़ा सा, है ना। अब आप बोलोगे साउथ हेमिस्फीयर तो इधर होता है, तो इसे इधर कर लो यार, मैंने उल्टा बना दिया है ये, है ना। तो ये जो साउथ हेमिस्फीयर में मतलब काला काला हिस्सा ज़्यादा है ये, तो इधर बोल रहे हैं कि भाई इधर ज़्यादा चांस है कि क्या हो, पानी वानी हो, यानी कि पानी के ज़्यादा होने के चांस है, तो इसीलिए हम अपने लैंड रोवर को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो चंद्रयान 2 भी गया था जिसका लैंडर विक्रम था। चंद्रयान 2 का लैंडर जो था वो विक्रम था। चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो जो विक्रम था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, जिसके बाद वो क्रैश हो गया था, है ना। और अगर मैं आपको साथ इसकी बात करूं तो जो चंद्रयान 3 है वो जापान के कोलैबोरेशन में जाके काम कर रहा है। जापान क्या क्या देगा हमें, जापान देगा रोवर और लॉन्चर, जापान देगा रोवर और लॉन्चर, और इंडिया का क्या होगा, इंडिया का होगा लैंडर, ठीक है, यानी कि जो लैंड कराएगा वो इंडिया का होगा। अगर इसके बाद बात करूं तो इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा जो अर्थ को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। वो जो ऑर्बिटर यूज करने वाले हैं वो हम चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ से जाके चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज कर लेगा। एम टू एग्जामिन द मून सरफेस, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला इसी के साथ जो डिले हुआ है, ये चंद्रयान 3 पहले आने वाला था, लेकिन अभी 2022 में आया है, आएगा अगस्त में, है ना। ये पहले 2019 में लॉन्च होने वाला था। इसी के साथ एक और मिशन लॉन्च होने वाला था, गगनयान, जिसमें भाई जो पहला इंडिया का मैन्ड स्पेस मिशन होगा, यानी कि जिसमें कुछ लोग बैठ के जाएंगे। तो मेरे हिसाब से चंद्रयान की बात क्लियर हो गई होगी, ये लॉन्च होगा। GSLV MK3 जो है वो लैंडर है, विक्रम है ना, ये फेल हो गया था, मैं आपको बता चुका हूँ। GSLV MK3 जो होता है वो लॉन्च व्हीकल होता है। लॉन्च व्हीकल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉन्च व्हीकल होता है जैसे मान लो यहाँ से सीधी मिसाइल छूट गई, एक लॉन्च व्हीकल पहले रॉकेट फ्यूल होता है, पहले रॉकेट यहाँ तक आपको पहुँचाएगा, फिर यहाँ से आप मिसाइल छोड़ दोगे। तो मिसाइल्स में बैलिस्टिक मिसाइल, इन चीज़ को समझ चुके हैं हम, है ना। तो ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। IS चीफ्स बिलो हिमसेल्फ अप एमिड US रेड, यानी कि एमिड US रेड के बीच में IS चीफ जो है उसने अपने आप को ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया अपने घर में। अपने जो भी उसके परिवार के सदस्य थे वो मर गए, जो उसके दोस्त थे वो मर गए। और ये किया किसने है, ये US की आर्मी ने किया है। जो बिडेन साहब है उन्होंने ट्वीट करके बोला कि मेरे नेतृत्व में इन्होंने ऐसा कर दिया US आर्मी पे, आई एम प्राउड, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है बिडेन साहब ने, है ना। तो निश्चित रूप से एक आतंकवादी को मारा गया है जो एक IS का
खलीफा यानी कि जिसे एक बड़ा सुपर जो कहते हैं, जो वजीर आजम जो कहते हैं, जिसे भी जो बोलते होंगे अपनी भाषा में, है ना, लीडर था। और वो इसका नाम था अबू इब्राहिम अल हासिम अल कुरैशी, जो सीरिया में अपना बहुत ज़्यादा आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसे मार गिराया है। तो अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है, इन्होंने बोला है कि हमारा टेररिज्म पर निश्चित रूप से कब्जा है, हम टेररिज्म को पूरा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा व्हाइट हाउस ने बोला है। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें, जफना फिशरमैन होल्ड प्रोटेस्ट अपोजिंग इंडियन ट्रोलिंग्स। इंडियन ट्रोलिंग्स क्या हुआ है पता नहीं, सच्चाई है क्या है कि जो जफना के 2 फिशरमैन यानी कि श्रीलंका के तमिलनाडु एरिया में जो आ जाते हैं, है ना, तो उनकी 2 फिशरमैन की हत्या हो गई है। ये बोल रहे हैं कि इंडियन फिशरमैन ने करी है, और इंडियन फिशरमैन बोल रहे हैं कि हमने नहीं करी, है ना। तो ये देखते हैं क्या है, श्रीलंका के नॉर्थ प्रोविंस में और तमिलनाडु में ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। अब जो 2 बॉडी हैं वो उनको दे दी गई हैं, है ना। और ये हालांकि आज ही नहीं हुआ, ये पहले भी कई बार हो चुका है, यानी हत्या तो नहीं हुई, लेकिन ये अटैक जो आंदोलन है वो चलता रहता है कि भाई ये हमारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया। ठीक है। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं इसमें श्रीलंका के बारे में। अगली बात, पुतिन इमरान एट ओलंपिक्स ओपनिंग है, शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पुतिन और इमरान है वो ओलंपिक ओपनिंग पे आने वाले हैं। एक्सपोजर टू सिंगल नेसल ड्रॉपलेट कैन कोज कोविड-19। इसे अगर मैं एक एक लाइन में आपको पढ़ के दिखाऊं, एक्सपोजर टू ए सिंगल नेजल ड्रॉपलेट में सफिशिएंट टू कॉज कोविड-19 इन्फेक्शन, यानी कि खाली आप एक सिंगल नेसल ड्रॉपलेट ले रहे हो तो भाई आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है। और अगर इसके बाद बात करूं तो सार्स थ्रू आउट इन्फेक्शन टू द पॉइंट विच वायरस इज एपरेंटली, यानी कि देखो ये मैं आपको बता दूं, नसल वैक्सीन भी आई है, एक नसल वैक्सीन। वो क्या होता है, आपकी नाक में एक स्प्रे किया जाता है, नोज में स्प्रे किया जाता है, तो वो कहते हैं ना नाके पे ही पकड़ लिया, है ना, तो वो नाके पे ही पकड़ लेता है कोरोना को, जो नाक में होता है, और वो उसे वहीं वहीं मार देता है। फिर वो गले के रास्ते से वैक्सीन आपके अंदर जाती है, तो वो कोरोना को मारती चली जाती है, नाके पे मारती हुई चली जाती है, यानी गला आपका जो टोल टैक्स है उस पर वो ख़त्म कर देती है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलें तो इकोनॉमिक्स में आज कुछ खास न्यूज़ है नहीं। मैंने जैसा आपको बोला था, बजट के पेज में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना, और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सी गवर्नमेंट बोरो 600 बिलियन लेस। क्यों? क्योंकि देखो को पेंडेमिक है जो वो हट गया, गवर्नमेंट ने पेंडेमिक में ज़्यादा खर्चा किया था, ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। अब बजट भी जो है वो एक अप्रोक्सीमेट डिटेलिंग में है ना। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट लोन कम ले तो फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा हमारा, ये सारी चीज़ें कम होंगी। ठीक है। अगर इसके बारे में और कुछ बात करने वाली मुझे लग नहीं रही है ना। इसके बाद फिर आप आगे चलते हो, इंडिया थ्रेसिस ऑस्ट्रेलिया इंटर फाइनल्स, है ना, और गांगुली लुक फॉरवर्ड टू कोविड फ्री डेज। चलो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, पणजी वो रणजी ट्रॉफी वाला गेम शुरू होने वाला है। एक चीज़ और देख लो, द नीड टू बूस्ट लेबर इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि हमको कंजप्शन एक्सपेंडिचर और लेबर इनकम बढ़ानी होगी। कंजप्शन को कैपिटल के साथ लिंक मत कर लेना। ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है जो आप लेबर को दो, लेबर जो ले रहा है, जैसे मनरेगा वर्कर, मैंने मनरेगा के बारे में आपको बताया था, इसे मैं बताने के मन में नहीं थी, बस बता देता हूँ आपको, है ना। मनरेगा की अब मान लो सैलरी 100 रुपये, ठीक है, तो भाई आप उसे 150 रुपये सैलरी करो उसकी, तो इससे क्या होगा, आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा और जो लेबर की बूस्ट इनकम है, लेबर की इनकम जो है वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। आप जहाँ भी लेबर को काम देते हो वहाँ उसकी इनकम बढ़ाओ। इसे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, और डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन बजट फॉर 2022-23 हैज प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट हमारा 6.4, यानी कि गेन माइनस लॉस जो फिजिकल डेफिसिट होता है, ए नैरोइंग 6.9%, इस बार रिवाइज एस्टिमेट में 6.9% फिजिकल डेफिसिट रहा है ना। हमने जो उन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंट विद द ब्रॉड पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, ऐसा निर्मला सीतारमण, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट को कम करो, यानी कि अपने ऊपर से कर्जा कम करो, सरकार का ये मतलब होता है। ठीक है। अब इसके बारे में बात करूं तो बजट फॉर्मुलेशन जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, तो माइग्रेंट लेबर जो वो अपने अपने घर चले गए थे, है ना। तो कंजप्शन जीडीपी रेशियो जो है वो घटा था। कंजप्शन जीडीपी रेशियो का मतलब है बाकी चीज़ हमने हॉस्पिटल बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में, इन चीज़ में लगा दी थी, जो हमारी पब्लिक के पास पैसा जाना चाहिए था वो नहीं गया था। इसका मतलब क्या है, कंजप्शन लेवल हमारा घटा था। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 35% इसी से बढ़ गया है। ठीक है। तो ये चैलेंज हैं और इन चैलेंज को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, है ना। हालांकि मनरेगा के लिए जो इस बार बजट है, एलोकेशन है, वो कम हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं। लाइवलीहुड ऑफ लेबर, देखो एक कल मोदी जी की स्टेटमेंट थी कि हमने गरीबों को घर देके हमने उन्हें लखपति बना दिया, गरीबों को घर देके हमने उन्हें लखपति बना दिया। तो निश्चित रूप से भाई जिसके पास घर है वो लखपति तो बन ही गया है ना। तो इसी टाइप से हमें, अब जब उनके पास देखो ये घर हो गया तो मकान हो गया, तो फिर रोटी भी आएगी, कपड़ा भी आएगा, तो यानी कि उनकी लेवल भी हम एक्सटेंड करेंगे। और दूसरा भी, आप जो पढ़ रहे थे वो
हरियाणा वाला जो केस था 75% लोकल जॉब। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री जो अपने आसपास के वर्कर्स को काम दे करके जो अपनी स्टेट की इकोनॉमी जीडीपी उससे बढ़ाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये था। और जो फिजिकल कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी है उस पर भी गवर्नमेंट को आराम से ध्यान दे के काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन हमने डिस्कस कर लिए हैं आपकी वजह से, ठीक है। अगर आपने अभी तक, फिर वही दोबारा से मैं बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया है, नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर देना, ऐसे तो होता है नोटिफिकेशन वाला बटन, ठीक है। तो जो भी है, बाकी मिलते रहते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप अपना स्नेह बनाए रखो। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप भाई बीच देखो, आप एक चीज़ समझ लो, अगर आपकी एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे है ना, और आप तैयारी करते करते यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। आप तैयारी करते करते भाई, अगर आप यहाँ पे वापस आओगे ना, कायल कहलाओगे, ठीक है। अगर यहाँ आप वापस जाओगे, फाइटर कहलाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, भगत सिंह को फाइटर कहा जाता है हमेशा, है ना। तो ये सोच लो कि आपको अपने कष्ट जो हैं उन्हें अब त्यागना है थोड़ा सा। 2-4 महीने की बात है, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, कष्ट त्याग लो। कष्ट को त्यागना नहीं है, कष्ट को बस आगे के लिए आपको पोस्टपोन करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लो, अगर आप कष्ट अब झेल लोगे तो वो जो कष्ट हैं ज़िंदगी के अगले जन्म के लिए पोस्टपोन हो गए, यानी कि आपको फिर अगले जन्म तक कोई कष्ट नहीं झेलना। और भाई अगर आप कष्ट अब नहीं झेलोगे तो वो आपको जो आगे खड़े मिलेंगे ना खलीफा, उनमें कष्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर वही लास्ट में चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आप KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।